अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 मिनट में ये सेशन शुरू करने वाला हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस जो है वो है और जो कि बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है या जिनके इमिग्रेशन में अब जो है वो पॉइंट्स बहुत कम बन रहे हैं उनके लिए ये सेशन इंतहाई ज़रूरी है। मैं अभी जो है वो तक 1 मिनट बाकी है, मैं 1 मिनट बाद अपना ये सेशन शुरू करूँगा। बेहद इंतहाई ज़रूरी ये सेशन है। आप जो है वो ज़रूर ये प्रोग्राम जो है वो अटेंड कीजिए। मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन दूंगा और इसमें जो है वो हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि बिजनेस इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो 1 मिनट अभी भी बाकी है। तो मैं जब तक जो है वो अपना ये प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अ, अब मैं आपके साथ अभी अपना प्रेजेंटेशन शो करता हूँ। तो चलिए जी, इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शो कर रहा हूँ और वहाँ से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो चलिए मैं आपको 1 मिनट में अपना ये स्टॉप शेयरिंग करता हूँ पहले, फिर मैं आपको 1 मिनट भाई। चलिए मैं अब फिर से जो होता है वो, चलिए। तो आज का मेरा टॉपिक है अनलॉकिंग कनेडियन कनाडा बिजनेस इमिग्रेशन पाथवेज। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंतहाई जो होता है वो अहमियत का हामिल है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वो कनाडा बिजनेस इमिग्रेशन के पाथवेज को यूटिलाइज करते हुए अपनी इमिग्रेशन कर सकते हैं कनाडा के लिए। हम आते हैं हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। बहुत से लोग मुझे जैसे कि जानते भी हैं। मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन। मैं एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और फाउंडर एंड सीईओ हूँ हालानी इमिग्रेशन का। मेरा लाइसेंस नंबर R711322 है। मैं कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूँ, जिसका मतलब है मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं एक फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ। अब तक हम जो है वो 1250 केसेस डील कर चुके हैं, जिसमें मेरे टीआरवी के 600 केसेस शामिल नहीं हैं। हमारी सर्विसेज में इंक्लूड है इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, LMIA, PNP, बिजनेस इमिग्रेशन एंड स्पॉन्सरशिप। अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि कनाडा बिजनेस इमिग्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों आप कनाडा को चुनें अपने बिजनेस इमिग्रेशन के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होता है वो यहाँ पर बहुत है कनाडा में, इसलिए आप उसको चुनेंगे। डाइवर्स मार्केट है और इसके अलावा बे इंतहा पीआर के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आपको बिजनेस इमिग्रेशन कनाडा के लिए करनी चाहिए। बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, हमारे पास दो किस्म के ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास फेडरल का ऑप्शन है जिसमें प्रोविंसेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा आपके पास प्रोग्राम है PNP एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम की, सही है, जिसमें हमारे जो है वो 10 प्रोविंस और 3 टेरिटरीज हिस्सा लेती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त बंद हो गया है। ये करंटली पॉज है, वहाँ पे बे इंतहा एप्लीकेशन है, तो ये तो जो है वो इस वक्त पॉज पर है। अब हम जाते हैं आगे। स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एक फेडरल प्रोग्राम है। इसमें आपके पास सेटलमेंट फंड्स होने चाहिए। वो कितने होते हैं मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा।
लेकिन 5 बंदों का आप एक ग्रुप बनाकर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सोलो भी जा सकते हैं, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर और मैक्सिमम 5 पार्टनर तक आप ये जो है वो ग्रुप बनाकर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आपके पास एक वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर या इंक्यूबेटर का सपोर्ट लेटर होना बे इंतहा जरूरी है। ये क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है, इंक्यूबेटर क्या होता है, ये मैं आपको इसके बाद वाली स्लाइड में बताऊंगा। मिनिमम एजुकेशन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम कंसीडर करते हैं कि अगर आपके पास बैचलर हो तो बहुत अच्छी बात है, इंटर एजुकेशन भी चल जाएगी, हाई स्कूल जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा एजुकेशन है तो आपकी एप्लीकेशन और ज़्यादा मजबूत होगी। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है CLB 5। अब ये CLB 5 क्या होता है, इसकी भी एक अलग स्लाइड मौजूद है, तो वो मैं उस वक्त बताऊंगा आपको। क्वालिफाइंग बिजनेस, किस किस्म का बिजनेस होना चाहिए, उसकी भी एक सेपरेट स्लाइड है, वो अगले उसमें आएगी। अब आपको यहाँ पर एक इंतहाई ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के लिए अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो कोई रेकमेंडेड अमाउंट लिखी हुई नहीं है वहां पर। आपके पास कितना फंड होना चाहिए, ये कहीं पे कोई भी गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि हमारा जो है वो बीइंग एक कंसल्टेंट इंटरेक्शन होता है इंक्यूबेटर से, हमारा इंटरेक्शन होता है IRCC से। तो इसलिए हमारे जहन में एक मोटी फिगर है जो कि है आपके पास, और ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, कहीं लिखी हुई नहीं है, जो कि 2.5 लाख से 3 लाख डॉलर, अगर आप तमाम पार्टनर्स हैं उनके पास कम से कम इतना दो फंड आपके पास होना चाहिए। और लिक्विड फंड जो है वो कम से कम आपके पास 1 लाख डॉलर होना चाहिए। तो आपका आपकी बिजनेस एप्लीकेशन को एक अच्छी एप्लीकेशन समझा जाएगा। अगेन मैं बता दूं, ये बात लिखी हुई नहीं है। सही है। अच्छा जी। क्वालिफाइंग बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसा होना चाहिए, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो कि स्टार्टअप के लिए ज्यादा सूटेबल है। सही है। पहली बात कि वो बिजनेस इनोवेटिव होना चाहिए। यूजुअली हम कंसीडर करते हैं कि इसमें कोई टेक का भी जो होता है वो एलिमेंट शामिल हो, लेकिन जरूरी नहीं है। सही है। कैन क्रिएट जॉब्स फॉर कैनेडियंस, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। कैन कॉम्पीट ऑन अ ग्लोबल स्केल, ये जो है वो ग्लोबल स्केल पे बड़े बिजनेस के साथ जो होता है वो कॉम्पीट कर सकें। और इसमें आपके पास एक ओनर की कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% वोटिंग राइट्स उस बिजनेस में आपके होने चाहिए। 5 अगर आपके ओनर्स हैं तो आपके पास 50% से ज्यादा का वोटिंग राइट्स होना चाहिए। और आप उसको एक्टिवली मैनेज करेंगे बिजनेस को विद इन कनाडा। जब तक आपको PR नहीं मिल जाता है तब तक आप उस बिजनेस को कनाडा के अंदर रहते हुए उसको एक्टिवली मैनेज करेंगे। आपके एसेंशियल ऑपरेशन वो कनाडा के अंदर ही होने चाहिए जब आप अपने PR के लिए एप्लीकेशन दे रहे होंगे तब। बिजनेस इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो आपका कनाडा के अंदर होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन हो गई क्वालिफाइंग बिजनेस की कि कौन सा बिजनेस क्वालिफाई करता है स्टार्टअप के लिए। लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात कि डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। दरअसल ये है इंक्यूबेटर, या जो है जिसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटल, जो कि आपको फंडिंग देते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो 90% केसेस में इंक्यूबेटर ही होते हैं जो कि आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट देते हैं। ये होते क्या है, करते क्या है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कनाडा ने अलाउ किया है कि वो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके बिजनेस प्लान को इवेल्युएट करेंगी। सही है जी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके बिजनेस प्लान को इवेल्युएट करेंगी। ये आपको तमाम आपका पूरा जो सेटअप है, जो आपका आइडिया है, बिजनेस की आइडिया है, उनको तमाम को वो देखेगी। इवन आपको उसके लिए कभी कभार ज्यादातर जो होता है आपको एक पिच डेक, जो कि इसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, आपको वो सबमिट करवाना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा इस डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन को। जब वो आपके बिजनेस प्लान को देखेंगे, आपके आइडिया को देखेंगे, आपके फाइनेंसेस को देखेंगे, अगर वो आपको इस स्टार्टअप को वो अप्रूव करते हैं तो आपको मिलेगा लेटर ऑफ सपोर्ट। और इसकी वो फीस चार्ज करते हैं, और वो hefty फीस होती है। सही है। जो कि तकरीबन जो है वो पहले तो 25-30 हजार डॉलर हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो 70 हजार से लेके
तकरीबन जो है वो $2 लाख तक ये अपनी फीस चार्ज करते हैं, जिसमें वो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो पार्टनर अगर वो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे तो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे कि बिजनेस कैसे चलता है कनाडा में, क्या क्या लवाजमात है बिजनेस चलाने के लिए। और अब चूंकि एक नई रिक्वायरमेंट ये भी है कि एक इंक्यूबेटर 10 एप्लीकेशन से ज़्यादा, मतलब 10 ग्रुप से ज़्यादा नहीं ले सकते। सही है, तो उन पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बुनियाद पर वो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं स्टार्टअप की जान कहूँ, सही है, स्टार्टअप की जो जान है वो ये आपके पास लेटर ऑफ सपोर्ट इस पूरे ये जो आपका स्टार्टअप प्रोग्राम की जो जान है वो है ये आपका लेटर ऑफ सपोर्ट। ओके, तो आपके पास लेटर ऑफ सपोर्ट ही इस पूरे प्रोग्राम को आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आपके पास लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं है तो कोई मीनिंग ही नहीं है स्टार्टअप प्रोग्राम का। सही है, तो ये समझिए कि आपके पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट है आपके स्टार्टअप प्रोग्राम की। तो लेटर ऑफ सपोर्ट आपको होगा, तब आप इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम के लिए आपके पास मिनिमम जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो है CLB 5। सही है, और CLB 5 का मतलब ये है कि अगर आप आइल्स देते हैं तो आपका लिसनिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में 5 5 और 5 आपका जो होता है वो नंबर होने चाहिए। अगर आपने सेल्फ एप का एग्जाम दिया है तो उसमें आपके पास सब में 5 होने चाहिए। और PTE अगर आपने कोर दिया है तो आपके पास ये उनके बैंड की रिक्वायरमेंट है। सही है, तो आपके पास CLB 5 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है अंग्रेजी की। अगर आप अंग्रेजी की ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए। मैंने आपसे कहा था सेटलमेंट फंड की भी रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। लेट सपोज आप एक ओनर हैं और आपके जो होता है आपका स्पाउस है आपके साथ और आपके 2 बच्चे हैं, तो आपका फैमिली साइज बन गया 4। तो 4 लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपके पास वो है आप है 27,297। तो अगर अगर आपकी फैमिली साइज जो है वो 7 है, याद रखिएगा फैमिली साइज में आपका स्पाउस और आपके बच्चे आएंगे। आपके माँ बाप जो होता है वो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं है इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसमें बढ़ते हैं आगे। अदर कॉस्ट क्या आ सकती है? देखिए, अब जो मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये भी कहीं लिखी हुई बात नहीं है, ये मेरा ओनली सजेशन है। सही है, क्योंकि हमारा इसमें एक्सपीरियंस है तो ये हमारा सजेशन है कि आपके पास जो होता है उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए तकरीबन 15 से 20 हज़ार डॉलर पर पार्टनर होना चाहिए, ताकि आप शो कर सकें कि आप उस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाएंगे। सही है, तो ये आपने उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, और ये बिजनेस चलाएंगे आप। सही, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी कमाना जो होता है इस पूरे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आपका बिजनेस जो होता है वो स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप के अंदर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस दिखानी है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना इसकी आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लीगल एंड अदर कॉस्ट आती है। हम जैसे कंसल्टेंट की जो है वो फीस वो एक अलग फीस है। सही है, आपको इंक्यूबेटर की फीस अलग देनी है। इसके अलावा आपके पास वीज़ा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक की इन तमाम चीज़ों की, राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी की इन तमाम की कीमतों के अलावा स्टार्टअप एप्लीकेशन की खुद की एक फीस है जो कि $2385 है, जो कि आपको जमा करवानी पड़ेगी अगर आपको एप्लीकेशन IRCC के पास जमा करवानी है। तो जब आपकी ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, IRCC आपको सबसे पहले एक 3 साल का वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट देगा। सही है, अब ये मत पूछना कि उस ओपन वर्क परमिट पे हम दूसरा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि आप जो है वो अपना ओपन वर्क परमिट अपने स्टार्टअप के लिए ही इस्तेमाल करें। ओके, तो ये जो है वो इफेक्टिव जो है वो 3 अक्टूबर 2024 से आपको 3 साल का वर्क परमिट जो है वो अलाउ किया गया। इससे पहले 1 साल का था, वो हर साल रिन्यू होता था। और वो क्लोज वर्क परमिट होता था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो स्टार्टअप के लिए ही काम कर सकते हैं। लेकिन अब तो जो है वो ये बहुत ही ज्यादा जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने दी है कि 3 साल का ओपन वर्क परमिट है, आप जो है वो लें, यहाँ पे काम करें। ये LMI ये एग्जेम्प्ट होता है आपका, अगर एप्लीकेशन आपको अप्रूव कर दिया IRCC ने तो आपको जो है वो वर्क परमिट पे यहाँ पे आना होगा और वो स्टार्टअप चला के दिखाना पड़ेगा। कितने साल तक वो मैं आगे अब आप आगे एक पॉइंट है उसमें मैं बताता हूँ मैं आपको।
पार्टनर्स जो होता है अपनी फैमिलीज को यहाँ ला सकते हैं, स्पाउस को भी ओपन वर्क परमिट मिलेगा, बच्चे स्टडी परमिट पे पढ़ सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम की जो मुझे सबसे जो होता है खराब बात लगती है, सही है, वो ये है कि इसमें जो वेट टाइम है अब वो बहुत बढ़ गया है, वो है 51 मंथ्स, इसके बाद आपको पीआर मिलेगा। तो ये एक इसमें एक ओनली जो होता है वो जो होता है डिसएडवांटेज है, वो मेरे लिए यही है। अदरवाइज हो सकता है ये फ्यूचर में जाके कम भी हो जाए और बढ़ भी जाए। पहले आज से जब मैंने तकरीबन जो होता है 2024 में यही प्रेजेंटेशन दिया था, तो उस वक्त जो है वो 37 मंथ्स था उस वक्त वेटिंग टाइम, अब ये 51 हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो नेक्स्ट जो होता है हो सकता है वो ये कम भी कर दे और हो सकता है बढ़ भी जाए। अब हम आते हैं पीएनपी स्ट्रीम्स के लिए। ये हमारे जो होता है वो प्रोविंसेस के प्रोग्राम है। हर प्रोविंस जो है वो आपको अलग से जो होता है वो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के लिए आपको इनवाइट करता है। सही है, आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनको देंगे। तो हर प्रोविंस की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। और ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं ये कहूं कि 80% ऑफ द रिक्वायरमेंट यही होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, हर प्रोविंस मोरोलेस यही चीजें मांगता है। वो कहता है कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए मैं आपको कुछ आगे जाके कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा कि हर प्रोग्राम की अपनी अपनी हर प्रोविंस की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपसे मांगता है कि वो आप इतना पैसा इस बिजनेस में डालेंगे ही डालेंगे। सही है। अब नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब है कि आपके पास खुद के पास आपका कितना पैसा है। इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है आप वो करें, सही है, लेकिन आपकी एक नेटवर्थ है, आपके पास कितना जो है वो पैसा मौजूद है, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। बिजनेस एक्सपीरियंस की, जो कि 2 से 3 साल, कभी कभार 4 साल की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि हर प्रोविंस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये फेडरल स्ट्रीम से हट के है। पीएनपी की अपनी, क्योंकि तमाम प्रोविंस अपने अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं ये, सही है। हर प्रोविंस अपनी जो होता है वो उनके सेट गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को वो सामने रखते हुए आपको जो है वो इनवाइट करते हैं। सही है। तो अब हम दोबारा जाते हैं हमारे, मैंने आपसे कहा था मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की नेटवर्थ और बिजनेस एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस की बात कर ली। एजुकेशन एंड लैंग्वेज, कुछ प्रोविंस आपके पास एजुकेशन की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं करते, कुछ लोग कम से कम हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट करते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो होता है, कम से कम CLB 4 तो आप रखेंगे ही रखेंगे। और अगर आप स्टार्टअप के लिए भी, जो पिछला प्रोग्राम था उसमें हमने देखा था स्टार्टअप में कि वो उसकी CLB 5 की रिक्वायरमेंट थी। टाइप्स ऑफ बिजनेस, नया बिजनेस भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप बाय भी कर सकते हैं। सही है। अभी आके मैं आप आगे आके आगे जाकर आपको मैं बहुत सारे बिजनेसेस की एग्जांपल भी दूंगा कि किस किस्म के बिजनेसेस आप खोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इन तमाम के तमाम बिजनेसेस के अंदर, जो कि तमाम के तमाम PNPs है, वो आपसे ये जरूर चाहते हैं कि आप डे टू डे मैनेजमेंट खुद करें उस बिजनेस का। सही है। फिजिकली जो होता है आप उन प्रोविंस या टेरिटरीज में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करके जो है वो अपने मुल्क दोबारा चले जाएं। पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगी, उस आपको उस प्रोविंस के अंदर रहना है। बिजनेस परफॉर्मेंस अग्रीमेंट भी करती हैं कुछ जो होता है वो प्रोविंसेस आपके साथ, कि भाई ये आपने जो होता है बिजनेस परफॉर्मेंस में वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कम जाते हैं, लेकिन वो अगर आपने कनेडियंस को जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, मतलब आपने उनके कनेडियंस को या पीआर वालों को, परमानेंट रेजिडेंट को अगर आपने जॉब्स वगैरह प्रोवाइड किए, तो वो परफॉर्मेंस वो ज़रूर देखते हैं। नो डाउट, अगर आपका बिजनेस जो होता है वो लॉस में है तो वो आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, तो वो नुकसान में हो सकता है। लेकिन आपने टैक्सेस पूरे फाइल किए हुए हो, आपने बिजनेस के अंदर एक्टिविटी वगैरह की हुई हो, मार्केटिंग की हुई हो, आपने उस बिजनेस को चलाने की कोशिश की हो, तो आपको एक पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके उनको देनी होती है कि हमने ये बिजनेस चलाया। तो तकरीबन 1 या 2 साल के बाद वो आपको पीआर जो होता है वो आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद आपका पीआर हो जाएगा। सही है। लेकिन पहले वर्क परमिट मिलेगा, पहले वर्क परमिट पर आप आएंगे, फिर आपको पीआर मिलेगा। कोई भी ऐसा प्रोविंस नहीं है जो कि बिजनेस की बुनियाद पे डायरेक्ट पीआर आपको देगा, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कोई भी। सही है। तो जॉब क्रिएशन की एक रिक्वायरमेंट है।
सेटलमेंट फंड, इसकी भी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसी तरह हमारे पास एक और भी गाइडलाइन है जिसके अंदर जो है वो सेटलमेंट फंड्स आपके पास कितने होने चाहिए उसको जो है वो लिखा गया है वहाँ पर। कुछ प्रोविंसेस एक्सप्लोरेटरी विजिट भी मांगते हैं, कि वो ये चाहते हैं कि भाई आप यहाँ पर आए हैं, उस प्रोविंस के उस एरिया को आप एक्सप्लोर करें, लोकल मार्केट में आप जाकर देखें, थोड़ी सी रिसर्च करें, तो वो एक्सप्लोरेटरी विजिट के बाकायदा नंबर होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, हर प्रोविंस जो होता है उसके लिए आपको कुछ नंबर्स असाइन करता है, कुछ पॉइंट्स देता है। अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरा उतरेंगे, और आपको जो होता है वो इनवाइट करेंगे वो आप लोगों को, कि आप जो होता है वो एप्लीकेशन डालें, और फिर आपको जो होता है वो नॉमिनेशन देंगे, मतलब आपके बिजनेस को अप्रूव करेंगे, और वो आपको पीआर देंगे। पीआर नहीं, वर्क परमिट देंगे पहले, फिर पीआर मिलेगा। की कंसिडरेशन, ओके। आपका जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होने चाहिए। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान या एशियन कंट्री में या जो गल्फ कंट्रीज में हैं, तो अगर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे आपका बिजनेस साबित होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि हम जो है वो बिजनेस चलाते हैं, तो बिजनेस चलाने के लिए भाई आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे आपका बिजनेस प्रूफ होता है। आपके पास पेरोल है, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, आपके पास सेल्स टैक्स की इनवॉइसेस हैं, आपके वेंडर्स की लिस्ट है। ये तमाम चीज़ें जो होती है वो बड़ी मायने रखती हैं। आपका बिजनेस प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए। बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जिसको जो होता है वो हम जस्टिफाई कर सकें। आगे मैं आपको बिजनेस प्लान की पूरी एक स्लाइड है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। आपको जो होता है प्रोग्राम की टाइमलाइंस को समझना होगा कि कब कब आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है उनको। और आपके कुछ ड्रॉस की कुछ हर प्रोविंस जो होता है वो कंटिन्यूसली ड्रॉ करता रहता है, सही है। इसलिए आपको, अगर मैं यह देखूं कि आपको उन ड्रॉ को ट्रैक करना है, सही है। लेकिन आपका अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। फिर आपका जो बिजनेस है वो एक टेलर बिजनेस होना चाहिए प्रोविंस की नीड के मुताबिक। अगर प्रोविंस को जो होता है वो लेट सपोज नीड है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस की, टेक बिजनेस की, तो अगर आपने टेक बिजनेस खोला है तो आपको ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। या अगर कोई एक ऐसा रिमोट एरिया है जहां पर जो होता है जिम नहीं है, अगर आपने वो जिम वहां पे खोला, तो हो सकता है कि वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा हर प्रोविंस की डिफरेंट जो होता है वो लोकेशंस होते हैं जहां पर अगर आप अपना बिजनेस खोलेंगे तो आपको जो होता है वो इनवाइट किया जाएगा, कि आप जो है वो एप्लीकेशन प्रोविंस को जमा करवाएं। अ, आपको अगर कंसल्ट करना हो तो रेगुलेटेड कंसल्टेंट मौजूद हैं, सही है। जैसा कि मैं भी एक कंसल्टेंट हूं। अगर आपको कोई भी बिजनेस इमिग्रेशन के लिए कोई प्लान अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कंसल्टेंट रेगुलेटेड हो, जिसके पास लाइसेंस हो। तमाम लॉयर्स जो कि कनाडा के हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। तमाम के तमाम जो कंसल्टेंट है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, वो भी आपको जो है वो अ, आपके लिए ये बिजनेस इमिग्रेशन आपके लिए फाइल कर सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। देखिए जी, चाहे वो आप स्टार्टअप करें, सही है, स्टार्टअप का प्रोग्राम सेलेक्ट करें या पीएनपी करें, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान आपके पास होना ही चाहिए। और इसकी अलग से जो होता है वो फर्म्स हैं, हमारे पास एक थर्ड पार्टीज हैं, सही है, जिनके थ्रू हम आपका बिजनेस प्लान बनवाते हैं। हम लोग खुद आपका वो बिजनेस प्लान नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस प्लान के लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए, जो कि यूजुअली हम कंसल्टेंट के पास या जो है वो लॉयर्स के पास जो होता है वो कम होती है, सही है। तो हमें एक बिजनेस प्लान, और उसकी भी एक कीमत है जिसकी आपको पैसे देने पड़ेंगे उस फर्म को, जो कि आपके लिए वो बिजनेस प्लान बनाएंगे, क्योंकि उस काम में माहिर होते हैं। इसीलिए आप इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो होता है वो चैट जीपीटी से बनवा लेंगे और ये काम हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, सही है। तो डिटेल बिजनेस प्लान जो होता है वो एक बैकबोन है इस बिजनेस इमिग्रेशन की एप्लीकेशन के लिए, सही है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने बिजनेस के लिए, और क्या आप उस लोकल मार्केट को समझते हैं या नहीं समझते हैं। इसके अलावा आपका प्लान ये भी साबित करता है कि आपका जो है वो प्लान वायबल एंड रियलिस्टिक है या नहीं है, सही है। आपको उस इकोनॉमी, जो कि उस रीजन की जो इकोनॉमी है, उससे आपको कितनी फेमिलियरिटी है, वहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर क्या है, वहाँ पे आपको पास किस किस्म के कस्टमर मिलेंगे, सही है। ये आपको जो होता है वो इस बात को भी कंफर्म करता है कि क्या आप
कैनेडियन पीआर के लिए या कैनेडियन सिटीजन के लिए जॉब क्रिएट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये भी बताता है कि आप फाइनेंशियली कितना रेडी है इस बिजनेस को चलाने के लिए, और आपने कितना अपने इस प्लान को अलाइन किया है कि जो प्रोविंशियल और फेडरल के जो इकोनॉमिक के जो गोल हैं उनसे आपने अपने प्लान को कितना अलाइन किया हुआ है। अगर बिजनेस प्लान अगर आपका सही नहीं है तो आपको जो है वो बिजनेस इमिग्रेशन मिलना बहुत मुश्किल है। किस टाइप के बिजनेस हो सकते हैं? सही है। आपका कोई रिटेल स्टोर हो सकता है, बुटीक शॉप, स्पेशलिटी गुड्स, कन्वीनियंस स्टोर, जो भी आपको अपने मुल्क में दुकानें नजर आ रही हैं, शॉप्स नजर आ रही हैं, वो वाला काम आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगेन दोबारा बता दूं, हर प्रोविंस के और हर जगहों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ जगहों पे जो होता है वो आपको कुछ स्टोर खोलने की इजाज़त ही नहीं मिलेगी, कि भाई हमको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस प्रोविंस में जाना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन मोरोलेस इस किस्म के बिजनेस होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग की जो है वो सर्विसेज भी जो होता है वो किसी रीजन में अगर नहीं है, सही है, तो वो आप वहाँ जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, फिजियोथेरेपी, सैलून, रिपेयर, वर्कशॉप एंड ऑटोमोटिव सर्विसेज, सही है। तो वो वाला बिजनेस हो सकता है। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है आपके पास, गेस्ट हाउस, स्मॉल होटल्स, टूर ऑपरेटर्स, कल्चरल एक्सपीरियंस, रूरल टूरिज्म वगैरह वाला काम भी हो सकता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई जो होता है फूड प्रोडक्ट्स वगैरह, या जो होता है वो क्राफ्ट्स वगैरह, लाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वगैरह आप बना सकते हैं, तो वो आपके लिए जो है वो एक अच्छा जो है वो बिजनेस की टाइप हो सकती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसकी बड़ी ज़रूरत है आजकल कनाडा में। अगर कोई आपके पास, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, अगर आपका खुद का जो होता है अपने मुल्क में कोई जो है वो बिजनेस है उसको आप यहाँ पर लाना चाहते हैं, सही है, तो वो टेक स्टार्टअप जो होता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंसल्टिंग आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और एग्री फूड, जो कि हमारे पास देहातों में, इंडिया के और पाकिस्तान के देहातों में जो लोग हैं उनको अगर एग्री बिजनेस का आइडिया है, फार्म्स वगैरह, ग्रीन हाउसेस और दूसरे जो नीश मार्केटेड एग्रीकल्चर के ऑपरेशन से, उस वो वाला अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो वो आप देख सकते हैं इसमें, सही है। आपके पास जो होता है रिसोर्स लिंक सर्विसेज है, सही है, जिसका ताल्लुक हमारे पास कान कनी मतलब माइनिंग वगैरह, फॉरेस्ट्री से, या रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, ये तमाम के तमाम बिजनेस जो होता है वो एलिजिबल है तमाम पीएनपीस के अंदर, कि आप इस किस्म का बिजनेस वहाँ खोल सकते हो। अगेन हर प्रोविंस की रिक्वायरमेंट अलग है, सही है। कुछ लोग प्रोविंस अगर मना करते हैं कि सर्विस हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला बिजनेस फिर वहाँ पर नहीं चलेगा। कौन से बिजनेस को यूजुअली मना करते हैं प्रोविंसेस? ओके। तो आपके पास जो कुछ होम बेस जो बिजनेसेस हैं यूजुअली जो होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, सही है। तो आपके पास जो है वो बिजनेस जो होता है वो बाकायदा उसका एक फिजिकल जो होता है वो लोकेशन होना चाहिए, ताकि वो बिजनेस को आप प्रूफ कर सके कि ये एक बिजनेस है। रेस्टोरेंट जो होता है वो अगर आपने किसी कोर एरिया में खोलते हो, जैसे कि हमारे पास मॉन्ट्रियल, वैंकूवर और टोरंटो के अंदर अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो हमारे पास वैसे ही टन्स ऑफ जो होता है यहाँ पर रेस्टोरेंट पहले से ही मौजूद है। तो अगर ऐसा रेस्टोरेंट का आइडिया अगर आप देंगे प्रोविंस को, तो वो वैसे ही जो होता है आइडिया को जो है वो आइडिया फ्लाई नहीं होगा आपका। सीजनल अगर कोई बिजनेस है, सही है, जो कि जो है वो 6 महीने से कम चलता है एक साल में, सही है, तो इस किस्म के जो है वो सीजनल टूरिज्म कियोस्क वगैरह अगर आप जो खोल लेते हो तो वो जो है वो नहीं चलेंगे यहाँ पर। और ऐसे बिजनेस को वो लोग इनकरेज नहीं करते। बेड एंड ब्रेकफास्ट वगैरह के जो बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, पैसिव ओनरशिप जिसको आप कहते हो, सही है, तो वो जो है वो नहीं चलेंगे। कुछ कुछ जगहों पे अगर जो है लेट सपोज कि अगर आपकी कोई रिनोवेशन की कंपनी है तो वो चल सकती है, लेकिन इस किस्म का जो रियल एस्टेट वगैरह है वो नहीं चलेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पेडे लैंडर्स वगैरह होते हैं जो कि छोटी शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह देते हैं, तो वो बिजनेस यूजुअली इंकरेज नहीं किए जाते हैं, वो एक्सक्लूडेड है। नॉन प्रॉफिट और चैरिटीज वगैरह के लिए आप यहाँ पे नहीं आ सकते। या अगर ऐसा बिजनेस जिसको प्रीवियसली नॉमिनेशन मिला था पीएनपी का, तो उस बिजनेस को दोबारा नॉमिनेशन नहीं मिल सकता। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे कि कैनबिस प्रोडक्शन है, सही है, और वेपिंग वगैरह, सिगरेट वगैरह जो है, गैम्बलिंग है, अडल्ट एंटरटेनमेंट, सेक्स इंडस्ट्रीज, ये वगैरह जो होता है वो एक्सक्लूडेड बिजनेस के अंदर आती हैं। फिर हम जाते हैं अब मैं आपको जो है वो कुछ
प्रोविंसेस की स्ट्रीम्स बताता हूँ। सही है। तो ये ज़रा हम चेक करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोविंसेस जो है वो क्या आपके पास आपको किस किस्म की जो है वो स्ट्रीम्स उनके पास अवेलेबल हैं। सही है। तो ये हमने कुछ एक समरी दी है। सही है, क्योंकि इसका हर प्रोग्राम इट्स सेल्फ, सही है, एक एक घंटा जो होता है उसका उसमें उसका प्रेजेंटेशन दरकार होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समराइज करके बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस के पास कौन कौन सी जो होता है पीएनपी की बिजनेस की स्ट्रीम्स मौजूद हैं। फेडरल स्टार्टअप प्रोग्राम जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यूजुअली ये जो क्यूबेक के जो प्रोग्राम्स है, अगर आप ये वाले प्रोग्राम देखें, सही है, मैं उनको जो होता है वो प्रेफर पाकिस्तान, इंडिया और गल्फ कंट्रीज वगैरह के लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है वो फ्रेंच की जो होता है वो एक रिक्वायरमेंट आ जाती है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए क्वालिफाई करना। अगर आपको फ्रेंच आती है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है। ख़ास तौर पे देखें, ये फ्रेंच का जो होता है, ये क्यूबेक का ये जो प्रोग्राम है, 2 से 3 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, 9 लाख की आपकी नेट वर्थ होनी चाहिए। दो और या इसकी जो इसकी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी जो होता है वो एक स्ट्रीम है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो फ्रेंच वगैरह जो होता है वो उसकी वजह से हम लोग क्यूबेक की तरफ मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, देखिए, अब ये जो प्रोग्राम है बीसी का प्रोग्राम, और ये जो मैंने येलो हाईलाइट किए, ये मेरे जो होता है फेवरेट्स हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बीसी के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया एंटरप्रेन्योर का एक प्रोग्राम आप ये देखें। ये मांगता है आपसे इन्वेस्टमेंट 2 लाख डॉलर की। सही है, कनेडियन डॉलर आपके पास इतने होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए कि आप बिजनेस में ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कम से कम आपके पास जो होता है 6 लाख से ऊपर की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, आपके कैपिटल इतना होना चाहिए। ये सब का सब इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास इतना होना जरूरी है, जो कि 2 लाख डॉलर है। ये बोलता है कि 3 साल का जो होता है आपके पास एज ए ओनर जो होता है या मैनेजर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही है। आपके पास एजुकेशन देखें, एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है। सीएलबी भी बहुत कम चाहिए, 4। सही है। और किस किस्म के बिजनेसेस होने चाहिए? रिटेल चलेगा यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, टूरिज्म, नए और एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो चल सकते हैं। और इसके ड्रॉस रेगुलरली हो रहे हैं। पिछला ही जो है वो हुआ था वो 28 मई को हुआ था। सही, स्कोर उस वक्त 115 था। ये वाला प्रोग्राम भी बड़ा जबरदस्त है, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। ये बीसी का रीजनल प्रोग्राम है। रीजनल जब भी मतलब आए, इसका मतलब कि ये जो है वो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर की तरफ है, तो जिसको हम अक्सर औकात जो होता है रूरल एरिया वगैरह कहते हैं। सही है। तो उसको हम रीजनल एरिया यहाँ पर कहते हैं। तो उसके अंदर आपको ये बिजनेस खोलना पड़ेगा। उसके पर्टिकुलर मैं ये कह सकता हूँ कि रीजन से जहाँ पे आपने ये बिजनेसेस खोलने। देखिए, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही कम है ये। सही है। और ये देखिए कि इसकी जो नेट वर्थ की भी रिक्वायरमेंट है वो भी कम है। सही है, 3 लाख डॉलर आपके पास नेट वर्थ होनी चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर से ज़्यादा का होना चाहिए। सही है, एज एन ओनर। या अगर आपका बिजनेस नहीं है, देखें ये बड़ी बात है यहाँ पे, कि अगर बिजनेस नहीं है आपका, तो अगर आपका 4 साल का एज ए मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस है, सीनियर मैनेजर है और आप वो एक कंपनी में हैं, और आप कंपनी में वो कंपनी के जो होता है मुलाजिम है, फिर भी आप जो होता है वो इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। सही है। इसी तरह ये बीसी बेस प्रोग्राम के लिए भी यही है। सही, जो कि मैंने जो आपको ये बात कही थी। अच्छा, पोस्ट सेकेंडरी ये जो होता है एजुकेशन मांग रहा है। सही है। अगर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है तो कम से कम 3 साल का आप जो है एज ए ओनर शो करें, मतलब कि आपके पास जीरो एजुकेशन है, पढ़े लिखे नहीं है, तो भी आप जो है वो यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, सही, और आपका जो होता है इंग्लिश जबान से कोई एक्सपोजर नहीं है, तो फिर ये रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रूरल और रिटेल अगर आप देखिए कि ये इसका कहा गया है कि आप ये वाला बिजनेस कर सकते हैं। सही है। रिटेल करेंगे, टूरिज्म और एग्रीकल्चर वाला बिजनेस। लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है? न्यू ओनली। सही है। तो नए बिजनेस को ही एनकरेज कर रहा है। एग्जिस्टिंग बिजनेस आप खरीद कर आप जो है वो रूरल वाले के लिए या रीजनल वाले के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये अल्बर्टा का रूरल इंटरप्रेनर है। सही है। ये 2 लाख, और 2 लाख इसकी इन्वेस्टमेंट है। नेटवर्थ जो है आपकी 3 लाख होनी चाहिए। इसके लिए भी जो होता है आपके पास 3 साल का जो होता है वो
ओनर का 3 साल का ओनर एक्सपीरियंस और 4 साल का सीनियर मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस, 4 साल की हाई स्कूल एजुकेशन है, सीएलबी कितनी रिक्वायरमेंट है, सही है। और वही उसी किस्म की मोरलेस सारी रिक्वायरमेंट है, उसकी भी कंटिन्यूस इनटेक हो रहे हैं। तो अल्बर्टा भी जो होता है मुझे इसके लिए काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा देखिए कि आपके पास आप ये देखते जाइए कि हर प्रोविंसेस की अपनी अपनी स्ट्रीम्स हैं, सही है। अल्बर्टा की इसके अलावा जो यहाँ पे खुद फॉरेन ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी एक जो होता है वो स्ट्रीम है, सही है। अगर आप जो होता है फॉरेन ग्रेजुएट हैं, आप जो होता है इंडिया पाकिस्तान या गल्फ कंट्रीज से, बांग्लादेश नेपाल वगैरह या एशियन कंट्रीज से कहीं से भी आप हैं, सही है। अगर आपने फॉरेन ग्रेजुएट है, बस उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी एज 45 से कम होनी चाहिए, रिसेंटली ग्रेजुएट होने चाहिए। तो उसके लिए भी जो होता है वो एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ये वाला जो होता है प्रोग्राम उनके लिए काफ़ी अच्छा है। इस पे जो है वो मेरा 1 घंटे का सेशन हो सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपके पास जो होता है पीएनपी के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, सही है। अब आप देखिए मैनीटोबा के अंदर भी कुछ ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें ये वाला मुझे ऑप्शन क्यों पसंद आया, मैं ज़्यादातर ये वाले जो है वो प्रोग्राम इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि कैफे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बड़ी कम है। तो ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास पैसा कम है। तो जब पैसा कम है तो फिर ये वाला प्रोग्राम जो होता है वो देखिए, ये 150 में भी आपका इन्वेस्टमेंट में आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये जो होता है ना, ये बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे वो इन्वेस्ट नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है लेकिन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होता है वो असेट रिच और कैश पुअर वाले होते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा जो है वो रहता है। अगेन इसकी रिक्वायरमेंट 3 साल का एक्सपीरियंस, आप देखें हर जगह 3 साल के एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट हर जगह है, 2 साल 3 साल। ये कुछ अल्बर्टा के जो ग्रेजुएट एंटरप्रेनर में उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, सही है। तो फिर कभी किसी और सेशन में मैं आपको इन तमाम हर प्रोग्राम को मैं अलग अलग डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि उस प्रोग्राम की अपनी अपनी जो होता है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब दोबारा हम आगे जाते हैं। न्यू ब्रंसविक का एक फार्म पाथवे है, ये भी एक जो होता है वो प्रोग्राम है। अगर आप इसके बाद और चले जाएं, ये मैंने जो हाईलाइट किए हैं वो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट कम है और ये काफ़ी अच्छे जो होता है वो प्रोग्राम मुझे नज़र आते हैं, सही है। इसके अलावा अभी देखिए नोवा स्कॉशिया के अंदर इंटरप्रेनर प्रोग्राम है, प्रिंस एडवर्ड के अंदर आपके पास इंटरप्रेनर प्रोग्राम है। लेकिन जो मैंने जो सबसे पहले जो बीसी में जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया था ना, आप उसमें देखिए उसमें आपकी नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, $3 लाख में आपका काम हो रहा था। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट तो कम रिक्वायर कर रहा है इनमें, सही है। लेकिन आपके पास जो होता है नेटवर्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। एक्सपीरियंस अगर आप ये चेक कर लीजिए कि इसके अंदर जो है वो वही 3 साल का एक्सपीरियंस है, सही है। और अगर आपके पास सीनियर मैनेजर लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब पता है क्या हुआ। अगर आप जो होता है वो किसी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर है, मैनेजर की पोजीशन पर है, और अगर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर यहाँ पर जो है वो आना है और इमिग्रेट करना है, तो ये काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, आप इसके लिए ज़रूर जो होता है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो होता है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आपको पूरी करनी पड़ती है। आप चाहें तो जो होता है इन प्रोग्राम के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप किसी कंसल्टेंट या लॉयर के पास जाकर जो है वो इसको जो है वो अपनी एप्लीकेशन को परसू करें। अब ये आपको एक और प्रोग्राम में बताता हूँ, ये NWT बिजनेस की रूरल स्ट्रीम है, सही है। इसमें भी जो होता है वो आपके पास देखिए नेट वर्थ की रिक्वायरमेंट 2.5 लाख है, और आपकी जो होता है वो $1.5 लाख तो वो यहाँ पर वो आपसे इन्वेस्टमेंट मांगता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो एक रिफंड है आपको, जो होता है वो $75,000 पहले सबमिट करवाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को एज ए बॉन्ड, सही है। वो आपको बाद में वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो आपसे आपकी सीरियसनेस को चेक करने के लिए इतनी आपसे वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि आप ये पैसा उनके पास जमा करवाएं, सही है। आपके पास जो होता है वो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री ज़्यादा मांग रहा है यहाँ पे, सही है। आपके पास 10 साल की जो है वो हिस्ट्री होनी चाहिए, और आप जो है वो 2 साल का एक्टिव बिजनेस परफॉर्मेंस का एग्रीमेंट करेंगे प्रोविंस के साथ, सही है। कोई भी बिजनेस जो होता है वो कि रीजनल इकोनॉमी में जो फिट होता है वो आप कर सकते हैं, नया पुराना बिजनेस कुछ भी चल जाएगा। देखिए अभी रिसेंटली इनटेक 2 जुलाई को ही हुआ था, सही है। सॉरी, इसका जो इनटेक है वो 2 से 9 जुलाई के लिए खुलेगा, सॉरी। तो ये दो, तो अभी ये चल रहा होगा, सही है। तो आप जो है वो अभी तो ये आपके लिए फिलहाल तो आपके इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
तो ये तमाम के तमाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं, बे इंतहा जो होता है आपके पास मौके मौजूद हैं, क्योंकि अगर आपकी एज बड़ी है, आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको अंग्रेजी का इशू है, सही है, आपका CRS स्कोर 400 से कम है, ये प्रोग्राम आपको सेव कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पैसा जो होता है वो नेटवर्थ वालों का काम है, ये हर किसी का काम नहीं है। तो ये तो था मेरा कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो आपको मैंने आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा ये जो है वो प्रेजेंटेशन सुना। तो मैं आपको जो होता है बता दूं कि ये है हमारा ये है मेरी जो होता है वो डिटेल्स वगैरह, सही है। तो मैं आपको ये मेरी कंपनी की डिटेल है, हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा ईमेल है, सही है। यहाँ पे मैं टोरंटो के अंदर जो होता है मैं से ऑपरेट करता हूँ, मेरा पास लाइसेंस है यहाँ का, मैं रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं डेफिनेटली जो होता है वो चेक करता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है। अदरवाइज बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे तवज्जो से सुना। मेरी ये वाली रिकॉर्डिंग जो होता है FB पे रहेगी, अगर किसी ने जो है वो अटेंड नहीं किया ये प्रोग्राम तो वो वहाँ पे जाके, या अगर बाद में आपको ये दोबारा सुनना है मेरा प्रेजेंटेशन, तो आप दोबारा सुन सकते हैं, मेरी टाइमलाइन पे मौजूद होगा। सही है जी। तो फिर जो होता है मैं अपनी ये स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, और मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास जो होता है वो FB पे अगर कोई मौजूद है सवाल, सही है। तो मैं ज़रा चेक कर लूँ कि मेरे पास किसी ने कोई कमेंट किया है या नहीं किया है। चलिए जी, किसी को इस वक्त कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे आज सुना। सही है, फिर किसी और वक्त मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपके लिए करूँगा वो होगा RCIP, सही है, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। ये भी एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है, आप इसके लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट जो है वो सेशन होगा, तो ज़रूर आप अटेंड कीजिएगा इसको। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।